हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर सॉल्यूशन इन आवर रैंक बूस्टर सीरीज जेई 2026। बच्चे, इस चैप्टर के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने से पहले होपफुली आपने इनके सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लिया है। अगर नहीं किया है तो पहले करो, देन प्रैक्टिस दिस मास्टर क्लास ऑफ पीवाईक्यू सेशन, राइट। क्योंकि अगर आपने फॉर्मूलाज रिवाइज नहीं किए तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने की वजह डाउन हो जाएगा, इसीलिए पहले रिवाइज करो देन स्टार्ट करो क्वेश्चंस। ओके, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो लेट अस चेक द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ मोनोबेसिक वीक एसिड इज दिस। ठीक है, आपको यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन का। ठीक है, कितना दिया है 0.20 डिग्री सेल्सियस एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड इन्होंने पूछा है, यानी कि दे आर आस्किंग के। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, हम यहाँ पे डेटा समझते हैं, के पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, और के एफ आपको दिया हुआ है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको करने से पहले एक बार मैं फॉर्मूलाज आपको समझा देती हूँ कैसे आपको अप्रोच करना है। जैसे ही मैंने देखा क्वेश्चन में कि उन्होंने क्या पूछा है के, देन आई विल गो बैकवर्ड कि के कैसे निकालते हैं हम, है ना। व्हाट डू वी नीड फॉर के। तो के लिए आप बच्चे क्या चाहिए आपको, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। इसको शॉर्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेट सी अल्फा स्क्वायर भी ले लेते हैं ताकि हमारा एक्यूरेट आंसर ना भी आए, फिर भी हम आइडिया लगा लेंगे आंसर हमारा क्या होना चाहिए, राइट। अपॉन में 1 जल्दी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें जेई में कुछ ट्रिक्स भी चाहिए होती है। अगर हम पूरा समय के क्वेश्चन पे लगाएंगे, हमें कहीं समय बचाना होता है सो दैट हम उसे कहीं और दूसरे पार्ट में उसको यूज करें, राइट। तो मैंने आपको कहा कि जनरल हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अल्फा हम कैसे निकालते हैं। तो अल्फा हमारे दो केसेस पढ़ते हैं हम लोग। हमें पता है कि अगर हम देखेंगे डिसोसिएशन तो अलग होता है, एसोसिएशन तो अलग है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, दे आर टॉकिंग अबाउट एच का डिसोसिएशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा के लिए। अल्फा के लिए यूज होगा I-1 अपॉन में N-1। अब नाउ हमें I चाहिए, एन हमें पता है एन क्या है। जब भी तुम्हारा कोई एसिड है और वो डिसोशिएट हो रहा है, वो आयोनाइज हो रहा है इस तरह से, तो इस केस में एन तो तुम्हारा हो गया 2, हमें बस चाहिए आई। अब आई के लिए क्या करें, तो जैसे कि उन्होंने क्या दिया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम हमारा फॉर्मूला होता है। सब कुछ बच्चे आपको दिया हुआ है, आपको पता है ये दिया है 0.20, आई आपको कितना दिया है आपको निकालना पड़ेगा। के एफ आपका 1.8 दिया है, मोलैलिटी इन्होंने 0.1 दी है। एक बार फिर से चेक करो, 0.1 आपकी मोलैलिटी है, 0.20 आपका ये है और 1.8 तुम्हारा ये है। तो अगर तुमने इससे किया तो कैन यू कैलकुलेट आई फ्रॉम हेयर। तो अगर हम आई निकालेंगे तो हमारा आई के लिए क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू 0.20 अपॉन में 1.8 इंटू 0.1। ठीक है, अब आप इसको फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, मैं थोड़ा इजी वे में करूंगी ताकि जो बच्चों को नहीं पता वो एटलीस्ट सॉल्व कर पाए। तो ये 2 से एक यहाँ डेसिमल हटाया, एक 0 लगाया, तो एक ही तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो तुम्हारा यहाँ पे आ गया 20 अपॉन में 18, तो दिस विल बी 10 अपॉन में 9। ये हमारा आ गया क्या, यहाँ पे आई की वैल्यू। ओके, आई विल बी दिस। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये अराउंड 1.1 समथिंग हम इसको लेंगे। और वैसे भी डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चे, मोर देन 1 आनी चाहिए, राइट। अब हमें पता है ये वाला फॉर्मूला है, तो विल पुट द फॉर्मूला अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन में N-1। तो मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू ले ली 1.11 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1। तो यहाँ से हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा विल बी इक्वल टू 0.11। यस और नो भाई, देखो ध्यान से, ये आ गया अल्फा आपका। अब अल्फा आ गया तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके के निकालो, तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट ले रही हूँ भाई मैं, फिर हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो सी दिया है आपका 0.1, अल्फा दिया है 0.11 का होल स्क्वायर। तो कुछ हमारा कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे और हमारा ये इसका स्क्वायर होता है 121। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या करूं भाई, मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ, जिन बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है उनको भी हमें लेके चलना होता है। तो 0.0121 ये इतना आ जाएगा, और अगर मैं इसको और डेसिमल को शिफ्ट करूं तो मेरा आ गया 0.00121। और अगर हम इसको थोड़ा सा और मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 1.21 इंटू 10⁻³ के अराउंड, जब हमने यहाँ पे क्या लिया है, खाली सी अल्फा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिया है। तो अगर मान लो इसमें 1 माइनस अल्फा लग जाता नीचे, तो ये क्या हो जाना चाहिए, 1 माइनस अल्फा अगर हम नीचे इससे डिवाइड कर देंगे तो इससे भी कुछ कम वैल्यू आनी चाहिए, दैट मस्ट बी आवर आंसर। ठीक है, तो 1.21 10⁻³ से कुछ कम आना चाहिए वैल्यू, हम चेक करते हैं। तो कहाँ दिखाई दे रहा है आपका,
तो पहले वाले में इन्होंने दिया है 1.90 into 10⁻³ तो भाई ये तो नहीं होगा क्योंकि 90 तो हमारी थोड़ी सी ज्यादा ही हो रही है। ये वाला हमारा इसमें आंसर बनेगा 1.38 into 10⁻³ 1.1 हो नहीं सकता और ये हमारा -1 दिया है, -2 -1 तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चे? बी। आप एग्जैक्टली भी कर सकते हैं पर इसका आंसर अगर आप मान लो एग्जैक्ट नहीं कर पा रहे, सी अल्फा स्क्वायर से निकाल रहे हो तो भी आप प्रेडिक्ट कर लो कि बी मस्ट बी द राइट आंसर, जो कि 121 के थोड़ा सा क्लोज है कंपैरेटिवली। ठीक है, चलो भाई, तो इसका आंसर हो गया बी। लेट अस मूव अहेड। ये हमने देखा किस तरह से हमने किया है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। अगर आपको कोई डाउट है पर आपको सिंपल फॉर्मूला को दिमाग में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल बेस्ड ही चैप्टर है बच्चे आपका। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन। देखो भाई 2025 में शिफ्ट में क्या है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपका थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है। Which of the following binary mixture does not show the behavior of minimum boiling azeotrophs? तो बच्चे ये चीज ध्यान से रखो, मैंने आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसी चैनल में, इसी चैप्टर को मैंने पूरा थॉरो पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप देख लेना। एक हमारे होते हैं जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, आपको दोनों चीज सिखाई गई है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं पहले आपको पता होना चाहिए, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं शॉर्ट में से बता रही हूँ क्योंकि हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो बिल्कुल भी सीख नहीं पाएगा, इसीलिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, तो आपको पता होना चाहिए वो सॉल्यूशंस जो हमारे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ, वो हमारे क्या बनाएंगे, वो हमारे मिनिमम बनाएंगे। अब उन्होंने मिनिमम पूछा है, देखते से तुम्हें देखना है कि राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन से सॉल्यूशन है। तो पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन से सॉल्यूशन शो करेंगे वो हम कैसे देखते हैं। आप ये देखो, इन्होंने पूछा डज नॉट शो, मतलब कौन सा नहीं शो करता मिनिमम, तो यानी कि इसमें एक कोई ऐसा है ऑप्शन जिसमें क्या है, जो कि हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करता है, हमें वही ढूंढना है। तो आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज कराए जाते हैं, तो वहां आपको सबसे पहले एनसीईआरटी में एक एग्जांपल सिखाया जाता है कि फिनॉल और एनिलीन हमारे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्यों शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन? क्योंकि आपको पता है इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। मैं 4 एग्जाम्पल कहती हूँ, बच्चों को पक्का क्लियर होने चाहिए। 4 नॉर्मल और 2 एजियोट्रॉप्स के एग्जांपल्स आपको जरूर से क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से एग्जांपल है, उसमें एग्जांपल आपको बताया जाता है। इथेनॉल में तुम एसीटोन डालोगे तो पॉजिटिव डेविएशन है ना, CH2 में एसीटोन डालोगे तो पॉजिटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म में अगर हम एसीटोन डालेंगे तो नेगेटिव डेविएशन, और फिनॉल में अगर हम एनिलीन डालेंगे तो नेगेटिव डेविएशन। ये चारों एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के हैं। एटलीस्ट आपको ये चीज पक्के से क्लियर होनी चाहिए, तभी आपके कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक में नहीं रहेगा। दूसरी चीज, 2 एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं पॉजिटिव उसमें एजियोट्रॉप्स में, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम। तो जो मिनिमम है उसमें एग्जांपल आपका इथेनॉल और वाटर का एजियोट्रॉप आता है, और जो हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, मतलब मिनिमम में ये वाला आएगा और मैक्सिमम में हमारा कौन सा आएगा, क्योंकि जो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, HNO3 और वाटर वाला। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, तो यू कैन डू इट, है ना। तो जब जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो हमारा कैसा बनाएंगे, मिनिमम। तो इथेनॉल और वाटर वाला हमारा क्या हो जाएगा, इथेनॉल वाटर हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल गिवन है, और जो तुम्हारा HNO3 और वाटर वाला है वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल दिया है। तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, और अगर आपको ये बात पता है फटाफट से आंसर कर लेंगे। ये सारे पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ये भी, ये भी, ये भी। तो आंसर क्या हो गया, कौन सा नहीं शो करेगा, तो बी मस्ट बी द राइट आंसर। तो इसका क्वेश्चन का सिर्फ कंसेप्चुअली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई 2025 में। ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट है। ये क्वेश्चन आपका एडवांस के सेशन में देखा गया है पहले के कुछ सालों में, जहां से उन्होंने उठा के इसको 2025 में लिया है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, लिक्विड ए और बी हमारे आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। वेपर प्रेशर को ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी दिया है आपको। तो बच्चे एक बार हम डेटा लिख के चलते हैं, हमें क्या क्या दिया है हम इसको समझते हैं। इन्होंने क्या क्या दिया आपको, वेपर प्रेशर दिया है प्योर का, मतलब मैं यहां लिख देती हूं। अगर हम देखें तो हम यही लिखेंगे, तो हमारा प्योर का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, PA0, इट इज गिवन कितना दिया है 350 mmHg, और PB0 कितना दिया है आपको, दिस इज 750 mmHg।
ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। दोनों के डेटा आपको दिए हैं, एक ये हमारा PA नॉट है, वो हमारा PB नॉट है, दोनों चीज आपको यहाँ पे गिवन है। अब ये क्या कह रहे हैं, सिंपली रिस्पेक्टिवली एट द सेम टेम्परेचर XA XB आर द मोल फ्रैक्शन, यानी कि इसके मोल फ्रैक्शन हमारे XA है और इसके मोल फ्रैक्शन हमारा XB है। फिर इन्होंने कहा है कि YA YB आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ एन, तो YA इसका है और YB हमारा इस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज में। ये कंसेप्ट हम सीखते हैं। अब हमें क्या बताना है, इन्होंने यहाँ पे कंडीशंस दे दी है कि क्या रिलेशन होगा हमारे मोल फ्रैक्शन का लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, अब हम इसे चेक करते हैं कैसे हमें देखना है। तो चलो भाई देखते हैं एक बार। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर हम सिंपली देखें तो यहाँ पे जो हमें डेटा दिखाया जा रहा है, अगर मैं आपसे कहूं PA नॉट बाई PB नॉट, ठीक है, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप डायरेक्ट देखो, इसे ऐसे लगाते हैं हम लोग कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि PA नॉट जो है वो 350 दिया हुआ है और PB नॉट 750 दिया हुआ है। तो PA नॉट से हमारा क्या है, PB नॉट ज्यादा दिया हुआ है। ध्यान से देखो भाई, हमें इस रिलेशन में निकालना पड़ेगा, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो देखो PA नॉट और PB नॉट में तुम्हारा ये रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है, तो मैं अगर इसको मॉडिफाई करूं तो कैन आई राइट इट लाइक दैट, PA नॉट अपॉन में PB नॉट विल बी मोर, मतलब अगर देखा जाए तो ये लेस देन 1 के बराबर हो जाएगा। ये डेटा आपको क्लियर होना चाहिए, दिस मस्ट बी लेस देन 1। अब हमें पता है, वी नो YA इक्वल्स टू क्या होगा, YA इक्वल्स टू होता है PA नॉट इंटू XA और YB, इसका रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन में PB नॉट इंटू XB, या फिर इसको मॉडिफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, YA अपॉन में YB विल बी इक्वल टू PA नॉट अपॉन में PB नॉट इंटू XA नॉट अपॉन में XB नॉट। ये डेटा हमने इसमें कन्वर्ट करा। बच्चे इसको हम प्रूव कर रहे हैं क्या होगा, क्योंकि हम ओरली भी इसको समझ सकते हैं नॉर्मली, कि हमने देखा कि हमने सोचा कि भी ये ऐसे ऐसे है, हम कर सकते हैं, बट हमें कंसेप्चुअली देखना है और हमें प्रूफ भी करना है कैसे हो रहा है। तो हमें इसको लिख के देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा क्यों हमारा ये ग्रेटर होगा, लेस होगा, क्या ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है। तो देखो इसमें अगर हमने बात करा तो ये हमने ऐसे करके लिखा। अब तुम्हें पता है कि ये क्या है, ये चीज हमारी क्या है, लेस देन 1 है। अगर मैं इस रेशियो को ऐसे ले जाऊं, YA अपॉन में YB अपॉन में XA अपॉन में XB, तो ये जो रेशियो है ये भी हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, यस और नो। ये रेशियो भी हमारा लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि हमारा PB नॉट क्या है, ये हमारा 1 है, लेस देन 1 है इसकी वैल्यू, तो ये भी हमारा लेस देन 1 में आना चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलें तो YA अपॉन YB विल बी ग्रेटर देन XA, मतलब ये हमारा, इसको बात करेंगे हम, लेस देन XA XB होगा। अगर हम ये बात करें कि XA XB का जो रेशियो होगा ये मोर होगा देन दैट ऑफ YA YB, तो हमारा ये आंसर आना चाहिए। और ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये हमारा D ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। हमने प्रॉपर वे में प्रूव किया कि ऐसा क्यों है, हमारा मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होगा, तो दैट विल बी D। तो ये सिंपल आपको क्लियर होना चाहिए कैसे हम इसको निकालेंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था 2025 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF इज गिवन। भाई मैं हर साल बच्चों से कहती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की उम्मीद है, और डेफिनेटली कुछ सालों में यहाँ से क्वेश्चन देखा भी जा रहा है। 2025 में इन्होंने KF की जो हम वैल्यू निकालते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो KF होता है वो कैसे दिया जाता है। तो बच्चे एनसीईआरटी में ये टेबल दी हुई है, ये मतलब ये आपका बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, जिसमें आपको हर सॉल्वेंट का अलग अलग करके वैल्यू दी हुई है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है और उसका डिप्रेशन जो हमारा बेसिकली KB और KF की वैल्यू है वो क्या क्या है वो अलग अलग दी गई है। इसको बच्चे हम कैसे निकालते थे, तो अगर मैं तुमसे फॉर्मूला कहूँ तो फॉर्मूला जो KF का होता है वो क्या होता है, M इंटू R इंटू TF का स्क्वायर अपॉन में एंथैल्पी ऑफ, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्यूजन कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये फॉर्मूला बच्चे हमें दिया जाता है KF निकालने का। ये हर सॉल्वेंट का KF इस डेटा को यूज करके किया गया है, उसका मोलर मास, R की वैल्यू ली गई है, TF उसका जो भी आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये होती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। पर आप नोटिस करो इन्होंने बच्चे यहाँ पे क्या दिया है, इन्होंने यहाँ पे एंट्रोपी का डेटा लिया हुआ है।
क्या लिया है, एंट्रोपी का, इसीलिए यहाँ पे डेटा अलग भी है। तो एक बार हम इसको देखते हैं कि व्हाट विल हैपन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। तो अगर मैंने यहाँ लिया KF एंड MRTF, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं डेल फ्यूजन H अपॉन में TF, ये तो एक ही बात है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है एंथैल्पी एंट्रोपी के, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन के। तो वी कैन राइट इन दिस फैशन, जो इसमें डेटा दिया हुआ है इसमें कह रहे हैं KF इक्वल्स टू MRTF अपॉन में एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है ये, दिस इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको इसके निकालने वाला फॉर्मूला ये दिया हुआ है, इन्होंने बस इसको कन्वर्ट कर दिया है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की जगह इन्होंने यहाँ पे दिखाया है एंट्रोपी के टर्म्स में। और एंट्रोपी और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में आपको रिलेशन बच्चे पता होना चाहिए, और ये ऐसे रिलेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी पहली वाली बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ सिंपल इसका डेटा दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, KF फॉर बेंजीन इज लेस देन KF ऑफ वाटर, तो दिस इज रॉन्ग। ये आप हर बार पढ़ते हो। अगर मैं इन दोनों का डेटा आपसे शेयर करूं तो वाटर कहाँ है भाई, वाटर के लिए जो KF है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1.86, और बेंजीन है उसके लिए होती है 5.12। अब आप कहेंगे मैम मैं हर बार ही कहती हूँ आपसे बच्चे कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो एनसीईआरटी के, तो कहीं ना कहीं से जो डेटा होता है ना उस बेस पे आजकल फोकस इनका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जो बच्चे सिंस कंपटीशन बढ़ रहा है, सब सारी इंफॉर्मेशन स्प्रेड है, तो ये उन डेटाज को उठाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में कम लिया गया, तो उन टॉपिक्स को आजकल ये ज्यादा उठा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये चीज आपको ध्यान रखने की है। कभी बच्चे कहेंगे मैम हमें तो याद करने को मना किया जाता है, यस, इतना ज्यादा नेसेसिटी नहीं होती, आपसे नहीं कहा जाता कि आपको बेंजीन का भी याद हो, आपको वाटर का भी याद हो, इवन ये जो इतनी सारे टेबल में चीजें दी इन सबका याद हो, इट इज नॉट ऑल नीडेड वैसे। लेकिन जैसे अब लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आगे फ्यूचर में हो सकता है कि इन टेबल्स को भी नहीं छोड़ा जाए और यहाँ से भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाए, राइट। तो इन चीजों को आपको वन बाय वन ध्यान देते चलना है। तो ये जो आप देखेंगे तो इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट दी है, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, KF ऑफ फॉर बेंजीन इज लेस देन KF फॉर वाटर। जो बेंजीन के लिए KF है वो वाटर के KF से लेस देन कहा गया है। तो ये चीज ध्यान देनी है कि इट इज नॉट लेस देन, ये गलत है स्टेटमेंट। तो इसका केवल आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इसकी इनकरेक्ट है। तो क्या आंसर बनना चाहिए आपका, आंसर आपका बी बनना चाहिए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये हमारा इसका आंसर होना चाहिए। तो ये हमारा 2025 में क्वेश्चन आया होता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से डेटा आपको क्लियर हो गया होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। So now we have the next question. 2 moles of each of ethylene glycol and glucose are dissolved in 500 gram of water. 500 ग्राम में इन्होंने 2 मोल्स क्या लिया है, इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया है, और 2 मोल्स इन्होंने ग्लूकोज के लिए हुए हैं, और दोनों को मिक्स किया है 500 ग्राम वाटर में। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इन्होंने पूछा हुआ है ना। तो बच्चे आपको डेफिनेटली कौन सा फॉर्मूला यहाँ करना है यूज, आपको डेल्टा TF वाला यूज करना है। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट है तो डेल्टा TB हो गया, TB इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M, ये बात आप जानते हैं, बट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने 2 तरह के सोल्यूशंस दिए हैं, तो आप इसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं, आप इन्हें अलग अलग भी ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे KB कॉमन ले लिया तो ये I मैंने यहाँ पे किसका लिया, इथाइलिन ग्लाइकॉल इंटू मोलालिटी प्लस I इंटू ग्लूकोज इंटू मोलालिटी ऑफ दिस। बट आई वुड सजेस्ट सिंस कि दोनों का हमारा क्या है, दोनों के लिए I की वैल्यू हमारी 1 है, क्योंकि दोनों हमारे डिसोशिएट नहीं होंगे, एक ग्लूकोज है और एक इथाइलिन ग्लाइकॉल है, और दूसरी चीज क्या है कि दोनों के इक्वल मोल्स लिए हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। चलो भी मैं इसको डायरेक्ट भी करके दिखाती हूँ। तो डेल्टा TB विल बी इक्वल टू KB कितना दिया है हमारा 0.52 इंटू 2 + 2 हमारे 1 बराबर हो जाएगा, तो 4 अपॉन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 ग्राम वाटर दिया हुआ है और 1000 दिया हुआ है, तो हम इसे यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 2 हो गया तो यहाँ पे 8 आ गया। तो डेल्टा TB जो आएगा बच्चे दैट इज फाउंड टू बी, ये आएगा हमारा 4.16। कितना आएगा 4.16। पर इन्होंने क्या पूछा हुआ है, दे आर आस्किंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या होता है, TB माइनस TB, हमारा सोल्यूशन का ज्यादा होता है तो हम पहले ये लेते हैं, तो दिस इज TB माइनस TB नॉट। ठीक है,
तो अगर मैं टीबी इक्वल्स टू करूँ तो व्हाट शुड आई से, टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी अभी हमारा कितना आया 4.16 और टीबी हमें पता है कितना होता है 373, 373.15 प्लस 4.16 आप इसे सॉल्व करेंगे और ये जब आप इसको एड ऑन करेंगे तो हमारा ये आ जाता है अराउंड ऑप्शन ए के बराबर 377.3 केल्विन। तो ये हमारी आ गई टीबी की वैल्यू। तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, बस इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने बस यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड्स को देके आपको तो कंसेप्ट चेक करने की कोशिश की है कि अगर दो अलग अलग कंपाउंड लेना है तो आप उसे कैसे अप्रोच करेंगे, राइट। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, हमारा डेल्टा टीबी के कंसेप्ट पे बेस्ड था, ठीक है। ये 2025 में ही आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट। तो बच्चे अब नेक्स्ट हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इस मैचिंग के क्वेश्चन में बच्चे इसमें देखो क्या हो रहा है, सोल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वही एग्जांपल्स आते हैं। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन हमारा कैसा दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। आई राइट हियर, तो देखो नेगेटिव डेविएशन कहाँ दिख रहा है, तो जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो कैसा बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। तो ये हमारा इससे फटाफट से मैच करो, तो जो नेगेटिव है वो मैक्सिमम बनाएंगे यानी कि इसका थर्ड होगा, और जो पॉजिटिव वाले हैं वो मिनिमम बनाएंगे यानी कि उसका ये होगा, ठीक है। अब जो हमारे आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए डेल्टा वी 0 हो जाएगा, और एसिटिक एसिड बेंजीन में डाइमराइज हो जाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के बेंजीन में लेस हो जाते हैं क्योंकि एसिटिक एसिड क्या हो जाता है, बेंजीन के सोल्यूशन में डाइमराइज हो जाता है। तो ये हमने कंसेप्ट सीखा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या ऑप्शन बन रहा है, ए का हमारा बन रहा है 3, ए का 3, तो यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए, और बी का 1, ए का 3 बी का 1, तो ए मस्ट बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। चेक कर लो इसको, ये बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यू कैन डू इट। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है सोल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ए एंड 3 मोल्स ऑफ वोलेटाइल लिक्विड बी, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज दिस एंड दैट ऑफ बी इज 500 एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बी and least volatile component of the solution respectively are। तो बच्चे देखो 2025 में क्वेश्चन है, राउल्ट्स लॉ से क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आई वुड से। दो सॉल्यूशंस है ए एंड बी, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा कि इसमें बोला सोल्यूशन इज मिक्सिंग बाय 1 मोल ऑफ इट, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स दे दिए आपको 1, इसके नंबर ऑफ मोल्स दे दिए आपको 3, ठीक है, ये इन्होंने बता दिया। इसका PA नॉट दे दिया है, दिस इज 200, एंड इसका PB नॉट आपसे पूछा है, एंड P सोल्यूशन बच्चे आपको दे दिया गया है, दिस इज 500 mmHg। तो आपने सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, आपको पता है इसके लिए हमें पहले XA चाहिए, तो XA विल बी इक्वल टू Na अपॉन में Na प्लस NB, दोनों को 1 करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 3, तो दिस विल बी 1/4। और तो ये हमारा इस केस में कितना आएगा, यहाँ पे हमारा XB आएगा 3 अपॉन में 1 प्लस 3, तो दिस विल बी 3 अपॉन में 4, ये हमारा ऐसे करके आएगा वैल्यू। अब PB नॉट उन्होंने पूछा हुआ है, तो हमारा XA आ गया, हमारा XB आ गया, वी कैन पुट द वैल्यूज एंड वी नो फ्रॉम राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं P टोटल, राइट हियर, P टोटल विल बी इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। तो ये हमारी 500 दी गई है P टोटल। ये फास्ट करने वाले क्वेश्चन से बच्चे, इसमें टाइम नहीं लगाना है। दिस इज 200 इंटू XA दिया है 1/4 प्लस PB नॉट आपसे पूछा और ये दिया है 3/4, तो इसको कैंसिल आउट करो, ये 50 हो गया, इधर जाएगा ये 450 हो जाएगा, तो PB नॉट विल बी इक्वल टू 450 इंटू 4 अपॉन में 3, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 3150, तो 600 mmHg आपका आ गया। कितना आ गया बच्चे, 600 mmHg। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 600 mmHg आपका यहाँ पे आ गया वैल्यू, किसकी, हमारे जो प्योर है उसकी B की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने पूछा है विच इज लीस्ट वोलेटाइल कंपाउंड, तो देखो भाई पहले वाला जो PA नॉट है उसकी वैल्यू कितनी है 200 mmHg, और जो B है उसकी वैल्यू कितनी आई है आपके PB नॉट की 600 mmHg। तो विच इज लीस्ट वोलेटाइल, कौन सा लीस्ट वोलेटाइल होगा बच्चा, तो लीस्ट वोलेटाइल अगर की बात की जाए तो मतलब जिसका वेपर प्रेशर कम है वही लीस्ट वोलेटाइल है। तो ए हमारा क्या हो गया, लीस्ट वोलेटाइल हो गया, तो आंसर विल बी सी। 600 mmHg इसकी वैल्यू आई है PB नॉट की, और ए हमारा लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट होगा। तो दिस इज सिंपल फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, एंड अगेन आई वुड से ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जरूर करने चाहिए, इनको नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड
टॉपिक्स होते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव द स्टेटमेंट थ्योरी बेस्ड, अगेन थ्योरी बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आगे आपका 2025 में। विल सी दैट NaCl is added to the ice at 0 डिग्री सेल्सियस। NaCl को आपने आइस में 0 डिग्री सेल्सियस पे ऐड किया, प्रेजेंट इन द आइसक्रीम बॉक्स टू प्रिवेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइसक्रीम। बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है बच्चे, ये बहुत ज्यादा आपको बताया जाता है जब भी चैप्टर कराया जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइसक्रीम में हम थोड़ा NaCl डाल देते हैं ताकि क्या हो कि आइस मेल्ट ना हो। क्यों मेल्ट नहीं होगी कि जब तुमने उसमें थोड़ा सोल्यूट डाल दिया तो सोल्यूट डालने से उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है उसका लोअर हो जाता है, और इसीलिए वो काफी समय तक आइस फॉर्म में रह सकता है। जब तक वो फ्रीजिंग पॉइंट अगर उसका लोअर हो जाएगा तो फिर वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा। ऑन एडिशन ऑफ NaCl टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाएगा और वो सिंपली आपका मेल्ट नहीं होगा। ओके, तो ये चीज आपने यहाँ पे समझी। द 0 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंट इन द आइसक्रीम बॉक्स टू प्रिवेंट द मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, तो आइसक्रीम को मेल्टिंग से रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। ओके, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, दोनों ही करेक्ट है, दिस इज ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इसका आंसर हो जाता है आपका बोथ आर करेक्ट। कहाँ गया भाई स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। चेक करो इस क्वेश्चन को, कोई कंफ्यूजन हो तो अभी इसमें कंफ्यूजन को अपने दूर करो, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2024, ठीक है। इसमें क्या होता है, what happens to the freezing point of the benzene when small quantity of naphthalene is added to benzene? सोचो भाई, सिंपल बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पे ये कह रहे हैं बेंजीन में आपने नेफ्थलीन ऐड कर दिया है ना, तो क्या होगा भाई, फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या होगा, तो व्हेन यू ऐड सोल्यूट देन देयर विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब क्या होगा वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज करेगा। ओके, ये बात क्लियर होनी चाहिए, सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द सोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग विद द हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा ओके, तो बच्चे आपको एक कंसेप्ट सीखना होता है कि डिप्रेशन इन जितना ज्यादा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा उतना लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो ये बात तो हमें समझ में आ ही रही है, सेम चीज होती है। अब इन्होंने अलग अलग कंडीशंस दे दी। क्या कंडीशन दे दी, इन्होंने कहा है कि इसमें किसमें सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज आवर कंसेप्ट, हमारे कंसेप्ट ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमारी कब इंक्रीज करती है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कि इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें कितने आ रहे हैं, क्या इनकी कंडीशंस हैं, क्योंकि सबका मास सेम दे दिया पर कंपाउंड अलग अलग है, ठीक है। तो देखो यहाँ इन्होंने दिया है 180 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का पता है आपको मोलर मास कितना होता है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस ग्लूकोज, तो ये हमारा होता है 180, तो 180 अपॉन में 180, तो ये अराउंड हमारा 1 मोल के आसपास चीज दी हुई है, जो भी है अमाउंट 1 मोल के आसपास है, और ये डिसोशिएट नहीं होगा, तो इसके लिए आई की वैल्यू हमारी 1 ही रहेगी। बेंजोइक एसिड बच्चे, तो बेंजोइक एसिड हमारा जो होता है इसका हमारा अगर हम निकालते हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड, आई होप आप सबको पता होगा, और इसका अराउंड 122 आता है। जब तुम इसे करोगे तो तुम्हारा 1.48 के आसपास आ जाता है इसकी वैल्यू, बाकी आप इसे वैसे भी चेक कर लेंगे, ठीक है, 1.48 के आसपास आ जाता है, तो ये भी हमारी वैल्यू है, हमने देखा, पर ये भी हमारा क्या है बेंजीन में दिया हुआ है 180, इसका इतना हो गया। 180 एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन वाटर और 180 ग्राम एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन, तो एसिटिक एसिड का मोलर मास तो सबसे कम होता है 60, इसका भी क्या है 60, दोनों में 60 है, तो सबसे कम होगा तो उतना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हो गया हमारा, ये सुनो उतना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हो गया, तो और फिर हमारा डिसोशिएट तो कोई हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज भी डिसोशिएट नहीं हो रहा है, बेंजोइक एसिड भी हमारा किसमें दिया है, बेंजीन में दिया हुआ है, तो ये भी हमारा डिसोशिएट नहीं होगा। तो अब हम इन दोनों में अगर चेक करें तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बनता है दैट इज बी, क्योंकि हमारा एसिटिक एसिड जो होता है ये एक वीक एसिड है, स्टिल जो थोड़ा बहुत भी आयनाइज होगा वो वाटर में होगा, जबकि एसिटिक एसिड की, अगर मैं बेंजोइक एसिड की बात करूं, एसिटिक एसिड की बात करें अगर हम लोग, तो जनरली क्या होते हैं
जो हमारे एसिड्स होते हैं वो हमारे डाइमराइज हो जाते हैं बेंजीन में, ठीक है। तो इसीलिए हमारा, अगर मैं बात करूं तो ये वाला हमारा ऑप्शन सबसे करेक्ट होना चाहिए, 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन वाटर, ये हमारा सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट शो करेगा। तो बी मस्ट बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में बी हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, सोल्यूशन ऑफ टू मिसबल लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ विल हैव, है ना, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि भाई हमें फिजिकल केमिस्ट्री, कुछ बच्चों को लगता है कि न्यूमेरिकल्स इतने ज्यादा हैं इसलिए क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। बच्चे देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, बिल्कुल बेसिक। अगर आपने राउल्ट्स लॉ वाले टॉपिक को अच्छे से किया हुआ है और आपने हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ ये पढ़ा हुआ है, तो भी श्योरिटी है कि आप एटलीस्ट कई बार क्वेश्चंस यहाँ से कर पाएंगे करेक्ट। ऐसा नहीं होता कि आपने इग्नोर कर दिया पूरा का पूरा चैप्टर, है ना। तो हमें तो मैक्सिमम स्कोर करना होता है, मैक्सिमम स्कोर करना है तो जो एरियाज आपके इंपॉर्टेंट हैं आप उस पर भी फोकस करके भी अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, राइट। चलो भाई, तो इन्होंने कहा है कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, जब भी नेगेटिव डेविएशन होगा तो वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चे, डिक्रीज करता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। और जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा, इन्होंने पूछा है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, इंक्रीज करेगा। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आपके इनवर्स से रिलेटेड होंगे। जैसे मान लो राउल्ट्स लॉ है, तो राउल्ट्स लॉ कह रहा है कि नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है। जब भी वेपर प्रेशर कम होगा तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बॉईल करने के लिए। वेपर प्रेशर जब तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तभी लिक्विड आपका बॉईल करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन रहा है फिर भाई, COD में बनेगा, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट मस्ट बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो 2024 का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। इन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, अगर हम बात करें, a vapor pressure of solution is less than that of the pure solvent, ठीक है। अब हम समझते हैं, तो जब भी तुम्हारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है एक्सपेरिमेंट में, जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का होता है वो प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, सिंपल थ्योरी में आपको सिखाया जाता है। जब तुम्हारे पास खाली सॉल्वेंट है और जो कि वोलेटाइल है, तो इसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो हमारा ज्यादा आएगा अगर मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मेरे पास सोल्यूट के साथ कुछ नॉन वोलेटाइल वो भी है, सॉल्वेंट के साथ कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा हमारे इसमें ज्यादा होंगे, किसमें, प्योर सॉल्वेंट में। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा देन सोल्यूशन से, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके। ये पहला बात तो हमें, पहला पॉइंट तो ठीक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, दिस इज रॉन्ग, नहीं होगा। ओनली सोल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाइड एट फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल गलत बात है ये। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रीज करते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन है ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर बच्चे क्या हो गया, इसका आंसर हो गया A and D। तो A and D मस्ट बी द राइट आंसर, C आंसर इसका होगा, क्योंकि बिल्कुल साफ फैक्चुअल डेटा का क्वेश्चन है, कंसेप्ट पे बेस्ड है, और इन्हें जब आप करेंगे तो आप इजिली इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर देयर करेक्टनेस। आपको इवेल्युएट करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट temperature of water will be same for 0.1 molar NaCl and 0.1 molar यूरिया। तो ये सारा बच्चे एक साथ आ गया। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, इसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है और ये ऑप्शन डी है, ठीक है। ये टाइपिंग में सारा मिक्स हो गया, बट ये ऐसे करके ऑप्शंस हैं। तो बिल्कुल गलत बात है भाई। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपकी 0.1 मोलर NaCl और जो तुम्हारा ये है 0.1 मोलर यूरिया सेम नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा आयोनाइज हो जाएगा, तो ये हमारा आयोनाइज हो जाएगा, तो गलत है ये वाला पहला स्टेटमेंट। लेट अस मूव टू द सेकंड। एजियोट्रोपिक मिक्सचर बॉइल्स विदाउट चेंज इन कॉम्पोजिशन, दिस इज ओके, सेकंड पॉइंट करेक्ट है। थर्ड में आते हैं, ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक। बच्चे क्या होता है भाई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, और हाइपर मतलब जहां लेस होती है। और ऑस्मोसिस फिनोमेना क्या होती है, यहाँ पे मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये स्टेटमेंट जस्ट अपोजिट लिखी हुई है, दिस इज रॉन्ग। एंड लेट अस मूव टू द डी पार्ट पे चलते हैं। द डेंसिटी, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा ऑप्शन, आप इसको सॉल्व करके देखना। द डेंसिटी ऑफ 32
2% H2SO4 हैविंग मोलैरिटी दिस इज अप्रोक्सीमेटली, तो इन्होंने यहाँ पे डेंसिटी पूछी है इसकी। वैसे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंस मोर देन वन करेक्ट वाला ऑप्शन है, आपको दिख रहा है हमारा बी इसका ठीक है, और इसका मतलब आपको दिख रहा है ए और सी गलत है। तो जब ए और सी गलत है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ पे ई डाला हुआ है, ई तो कुछ है ही नहीं, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। और हमारा यहाँ पे नहीं ई भी है इसमें, जस्ट वेट, ई आई चेक ई, सॉरी यहाँ पे भी ई भी है, ई देख लेते हैं हम लोग। नेगेटिव चार्ज सॉल्ट इज ऑब्टेन व्हेन KI सोल्यूशन इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट। भाई ठीक है, ये बच्चे आपका एक टॉपिक होता था सरफेस केमिस्ट्री, वहां से क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि जब हम यहाँ पे KI सोल्यूशन में को सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं AgNO3 में, तो बच्चे कन्वर्ट होता है AgI में, और AgI जो होता है वो हमारा Ag के साथ, Ag हमारा यहाँ पे एज ए मीडियम है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बनाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव सॉल्व बनाएगा। पर अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये क्योंकि सिलेबस अब आपके इससे डिलीटेड है, ये वाला जो क्वेश्चन का ये वाला पार्ट है, तो इसलिए नो इश्यूज। तो ये हमारा वैसे रॉन्ग है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव कहा है, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी मस्ट बी द राइट आंसर, सी ही इसका राइट आंसर होगा, बी एंड डी ओनली। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2% aqueous solution of a non-volatile solute A is equal to the boiling point of 8% aqueous solution of a non-volatile solute B. The relation between molecular weight A and B. ठीक है बच्चे, ये 2022 का क्वेश्चन है। इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी है, तो बॉइलिंग पॉइंट में हमें पता है हम कैसे फॉर्मूला देखेंगे। तो ऑल ऑफ यू नो कि डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू KB इंटू बेसिकली मोलालिटी। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, हम दोनों केसेस को चेक कर लेते हैं। इन्होंने पूछा बॉइलिंग पॉइंट दोनों का, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन्होंने लिया है A एंड टू दैट ऑफ द 8% नॉन, दोनों ही नॉन वोलेटाइल है, तो I का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, I विल बी 1, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ओके, वोलेटाइल नहीं है, यानी कि I दोनों केस में 1 हो गया। तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे, अगर हम देखें तो डेल्टा TB का इन्होंने पूछा द रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A एंड B, 8% एक्वस सोल्यूशन, ओके, सो वी कैन डू वन थिंग। तो 2% का मतलब हो गया 2 अपॉन में 100 ग्राम हमने ले लिया, और मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, चलो मैं पूरा लिख देती हूँ, पूरा लिखना ज्यादा ठीक रहेगा, KB इंटू I इंटू यहाँ पे हो गया 2%, 2 हो गया, और जो हमारा सोल्यूट जो भी है हमारा मैंने यहाँ लिया MA, ठीक है, 100 इंटू 1000, दिस विल बी इक्वल टू I इंटू KB इंटू 8 अपॉन में MB इंटू 100 ऊपर 1000। तो ये हमारा I KB 100 100,000 सब कैंसिल आउट हो गया, सो वी विल गेट 2 अपॉन में MA will be equal to 8 upon में MB। तो we can say, इन्होंने किसका रेशियो पूछा है, जो भी पूछा है इन्होंने हम निकाल लेंगे, तो we can say that, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, तो MA को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तुम लेके जाओ तो 1:4 आ गया, तो हम ये लिख सकते हैं MB will be equal to 4 MA। चेक करो भाई कहाँ दिया है, सोल्यूशन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, MB will be equal to 4 MA, this must be the right answer। सिंपल आपने यहाँ पे डेटा को इक्वेट करके निकाला है, तो आंसर will be B, MB हमारा 4 MA के बराबर होगा। तो आपने खुद सॉल्व किया है इसको, क्योंकि ये क्या आ जाएगा 1:4, तो B यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो MB equals to 4 MA, तो आंसर हो गया आपका B। ठीक है भाई, जिन्होंने B लगाया बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 2 solutions A and B are prepared by dissolving 1 gram of non-volatile solute X and Y। ठीक है, आप 2 सॉल्यूशंस बना रहे हैं, 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं रिस्पेक्टिवली इन 1 किलोग्राम ऑफ द वाटर, रेशियो ऑफ, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है भैया बच्चे, इसमें 2022 में पूछा है, और ये भी हमारा 2022 की दूसरी शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, देखते हैं, सेम चीज है आपकी। अब इसको कर लेते हैं फटाफट से, फिर इसका आंसर देखेंगे। इसका रेशियो इन्होंने दे दिया, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF A अपॉन में डेल्टा TF B का आपको रेशियो दे दिया गया है। दोनों ही नॉन वोलेटाइल है, तो I दोनों में 1 होगा, और ये हो गया हमारा KF दोनों का सेम होगा, इनटू 1 अपॉन में
यहाँ पे हम ले लेते हैं द रेशियो ऑफ मोलर मास mx इनटू यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, जो भी है हमारा सेम हो जाएगा, कितने ग्राम में डिसॉल्व कर रहे हैं 1 किलोग्राम में, तो ठीक है दिस इज 1, नो वरीज। यहाँ पे क्या हो गया 1/my इंटू 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, अगर कंफ्यूजन हो तो मैं डायरेक्ट लिख ही देती हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका रेशियो कितना दिया है आपका 1/4 विल बी इक्वल टू, ये हमारा ऊपर चला जाएगा my अपॉन में mx, तो 1:4 ये हमारा आता है। पर इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ x अपॉन में y, तो x अपॉन में y क्या हो गया mx/my विल बी इक्वल टू 4:1, तो 4:1 यहाँ पे 1:4 करके कंफ्यूज किया हुआ है, तो आंसर आएगा आपका 1:0.25, तो दिस मस्ट बी द राइट आंसर। बच्चे कई बार गलती से 1:4 लगाएंगे, उल्टा हो जाएगा जस्ट, ठीक है बच्चे। तो 4:1 की जगह इन्होंने 1/में 0.24 दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन सिंपल था, 2022 में आया हुआ है और ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स पे था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 सॉल्यूशंस A and B prepared by dissolving, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई यहाँ पे, इट इज रिपीटेड ओवर देयर 25, यस वी हैड डन, है ना, ये हमारा हो चुका। आगे बढ़ते हैं, when 9.45 ग्राम ऑफ ClCH2COH is added to 500 ml of water, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन जो लिया है, ये आपका कौन से टॉपिक से लिया है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा एक बार देख के। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप्स बाय दिस, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका पूछा है, तो मतलब वही जो हमने 2021 में आया है बच्चे, ये वही टॉपिक है जो हमने पहले लिया था। इसमें इन्होंने डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब दे आर आस्किंग Ka, ठीक है, Ka पूछ रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पे मास दिया हुआ है, कितना दिया है, इतना दिया है, सिंपली एक एसिड लिया हुआ है, तो n हमारा यहाँ पे 2 ही होगा, I हमें पता है अल्फा चाहिए, अल्फा इक्वल्स टू हम फॉर्मूला लगाएंगे I-1 में n-1, और I हमारा कहाँ से आएगा, I के लिए क्या डेटा दिया हुआ है आपका, इन्होंने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको पता है डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, तो इस फॉर्मूले को पुट करके आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन का। बच्चे इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपको कह रहे हैं ये जो हमारा A2B3 इलेक्ट्रोलाइट है कितना डिसोशिएट हुआ है, 60% आयोनाइज हुआ है, तो 60% आयोनाइज का मतलब यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू दी है, दिस इज 0.6, इतनी 0.6 दी हुई है, और वी नो द फॉर्मूला, अगर हम A2 को B3 को अगर हम डिसोशिएट करेंगे बच्चे तो क्या होगा, ये 2A3 प्लस में प्लस 3B2 माइनस में आयोनाइज होगा, तो यहाँ पे कितने आयंस में टूट रहा है, ये 5 आयंस में टूट रहा है, तो हमारा अल्फा इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज होगा I-1 अपॉन में n-1, तो ये हमारा जो अल्फा हो गया वो कितना होगा, अल्फा हमारा दिया है यहाँ पे 0.6, I-1 अपॉन में 5-1, तो दिस विल बी 0.6 इंटू 4 इक्वल्स टू I-1, तो I विल बी इक्वल्स टू 2.4 प्लस 1, तो दिस विल बी 3.4, तो I की वैल्यू बच्चे यहाँ से हमारी आ जाएगी 3.4, ठीक है। जब आपकी 3.4 वैल्यू आ गई, और 3.4 वैल्यू आने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, कि I की वैल्यू आ गई, तो डेल्टा TB इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M कर देना है, तो आपको सब कुछ दिया हुआ है, I कितना आया 3.4, KB कितना है 0.52, ये दिया है तुम्हारा 1, इससे तुम्हारा सिंपली आ जाएगा डेल्टा TB, एंड फाइनली वी नो डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या हो जाता है, TB माइनस TB नॉट, क्योंकि हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ पे तुम्हें TB नॉट ऑलरेडी पता होता है, वाटर के लिए दिस इज 373.15 केल्विन, तो बच्चे ऐसे करके आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, दिस कैन बी डन बाय यू, आप खुद करो इसे और इसका आंसर चेक करो, ठीक है। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, थोड़ी सी टाइम की लिमिट है इसलिए थोड़ा सा हमें फास्ट चलना पड़ेगा। इफ अ कंपाउंड ए बी डिसोशिएट टू द एक्सटेंट ऑफ 75% इन एन एक्वा सॉल्यूशन, द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन which shows this Kelvin rise in boiling point is, बिल्कुल वही अगेन द सेम क्वेश्चन, आई वुड जस्ट रिकमेंड कि आपने इसको फटाफट से खुद ट्राई करना है। इफ अ कंपाउंड AB डिसोशिएट टू द एक्सटेंट 75%, यानी कि अल्फा दिया है आपको 75%, यानी कि 0.75, राइट। अब आगे हमारा दिया है मोलालिटी पूछी है इन्होंने, राइज कितना हो रहा है 2.5, मतलब इन्होंने दिया है डेल्टा TB, ये 2.5 केल्विन दे दिया आपको,
और मोलैलिटी ये पूछ रहे हैं, ठीक है। के बी आपको गिवन है 0.52, तब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको बस आई निकालना है, ठीक है। इसको क्या निकालना है, आई निकालना है। तो ए बी कैसे आयोनाइज होगा, ए बी हमारा ए प्लस और बी माइनस में ही टूटेगा, तो यहां से हम रखेंगे आई अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन, तो अल्फा तुम्हारा दिया है 0.75, आई माइनस वन अपॉन में 2 माइनस वन, तो ये हमारा यहां से हमने आई की वैल्यू निकाल लेनी है। तो दिस विल बी 1.75, ये आ गई हमारी आई की वैल्यू, और इसे पुट कर देना है। तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 1 आई इंटू के बी इंटू एम, तो आई हमारा आ गया कितना 1.75 इंटू के बी कितना दिया हुआ है बच्चे, के बी आपको दिया है 0.52, और ये हो गया एम, और यहाँ आ गया डेल्टा टी बी, दिस इज 2.5। नाउ यू कैन सॉल्व एम कितना आएगा, आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसको चेक करो और सोल्यूशन को देखो, इसमें कितना आंसर आपका आ रहा है। एक्यूरेसी अब आपको चेक करनी है, आपकी सही आनी चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 20 kPa इन वेपर above water, the molar solubility of oxygen in the water is। तो बच्चे ये सिंपल आपका हेनरीज लॉ पे बेस्ड है, और हेनरीज लॉ हमारा क्या कहता है, हेनरीज लॉ कहता है कि जो प्रेशर होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, KH इंटू सॉल्युबिलिटी के। तो बच्चे इसमें देखो क्या क्या डेटा पूछा है इन्होंने, आप चेक करो। इन्होंने पूछा है कि द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 20, तो ये दे दिया आपको 20 kPa, यूनिट्स हम देखेंगे किलो पास्कल है, और मोलर सॉल्युबिलिटी इज मतलब आपसे पूछी गई है, KH कितना दिया है, KH आपका दिया है 8.0 इंटू 10⁴ किलो पास्कल सॉल्युबिलिटी आपसे पूछी है। आप सिंपल कैलकुलेशन से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और वैल्यू चेक करेंगे कि वेदर यू आर एबल टू गेट करेक्ट आंसर और नॉट। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा। मान लो नहीं मिलता, देन आई विल मैसेज डेफिनेटली इफ यू वोंट गेट द आंसर, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उस इनमें हमने देखा कि सारे आपके न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल तो हैं, लेकिन उसमें सारे फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स हैं। अगर आपने एक बार इनके फॉर्मूलाज को अच्छे से कर लिया तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज सेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो होप आपने यहाँ तक के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में। बाय बाय, टेक केयर।